नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रही थी क्लास 10 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो लगभग चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आज हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक बात करने वाले हैं वो है कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, यानी कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। वैसे तो कार्बन हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत सारे हम उत्पाद अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये वो उत्पाद है कार्बनिक यौगिक, वो यौगिक है जिसको हम कमर्शियली भी यानी व्यापारिक रूप से भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, व्यवसाय के तौर पे इसका यूज किया जाता है। तो कौन कौन से हम देखने वाले हैं, तो हम दो यहां पर कौन से जो कार्बनिक यौगिक देखने वाले हैं, एक है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक अम्ल। जो एथेनॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। वहीं हम एथेनोइक अम्ल के भी भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं ये अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को और इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो एथेनॉल है उसके भौतिक गुणों के बारे में। जो हम कार्बनिक यौगिक यहां पर महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में पहला जो हमारा यौगिक है वो है एथेनॉल। हम पहले बात करते हैं एथेनॉल के जो भौतिक गुणधर्म है वो हम बात करते हैं, यानी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, किस तरह का ये पदार्थ है, उसके बारे में ये हमारे भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, सामान्य ताप पर जो एथेनॉल है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। आपने देखा ही होगा, सभी को अच्छे से ध्यान है, इसका यूज किस समय किया जाता है, एथेनॉल यानी अल्कोहल, और इसको शराब बनाने में यूज किया जाता है। और ये सारे जो पदार्थ होते हैं ये द्रव्य अवस्था में ही पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो हमें एथेनॉल सामान्य ताप का मतलब होता है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, जिसको 27 डिग्री कहा जाता है, मतलब 27-28 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, इस अवस्था में ये क्या है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल को ही हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। वैसे तो हम अल्कोहल जितने भी पदार्थ हैं उससे बने हुए उसको भी अल्कोहल कह देते हैं, लेकिन प्योर जो है एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे दूसरे पदार्थ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे अपन बात करें, पानी के अंदर अपन चीनी डालें घुल जाएगा, नमक डालें घुल जाएगा, लेकिन उसके अंदर तेल डालें तो, ऑयल डालें तो कोई नहीं घुलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल जो है, एथेनॉल जो है एक अच्छा विलायक है, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसके कारण इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में, टिंचर आयोडीन और कफ सिरप और कई तरह की अन्य औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहले देखिएगा टिंचर आयोडीन क्या होता है। टिंचर आयोडीन जब हमें चोट लग जाती है, ठीक है, ब्लड वहां से निकलने लगता है, तो उसको घाव को सही करने के लिए जो हम दवाई का यूज करते हैं उस दवाई को हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। चोट लगने पर जो ब्लड आ जाता है उसकी वजह से उस घाव को फुलफिल करने के लिए, उस घाव को सही करने के लिए जो जिस दवाई का, जिस ट्यूब का यूज करते हैं वो टिंचर आयोडीन कहलाती है। टिंचर आयोडीन। कफ सिरप मतलब जितनी भी खांसी की दवाई होती है उसमें भी अल्कोहल होता है। इसी कारण आपने देखा होगा जो कोरेक्स दवाई आती थी उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इसको दवाई से ज्यादा किसके रूप में यूज किया जाने लगा है, नशे के तौर पर ज्यादा यूज किया जाने लगा था, जिसके कारण इसके ऊपर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया। और भी कई तरह की दवाइयों पर बैन लगा है, कई तरह की और भी औषधियों में यानी टॉनिक में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस एथेनॉल का यूज किया जाता है। इसके बाद में बात करें, अल्कोहल यानी एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। मतलब किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, कम भी मिला सकते हैं, ज्यादा भी मिला सकते हैं, बहुत ज्यादा भी मिला सकते हैं। ठीक है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है और एथेनॉल बहुत कम डाला है। एक है पानी और एथेनॉल बराबर भी ले सकते हैं, एक है पानी बहुत कम है एथेनॉल बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग अनुपात में हम इसको मिला सकते हैं। वही बात करें तनु अल्कोहल या एथेनॉल की बात करें तो ये थोड़ा सा लेने पर ही क्या हो जाता है, इंसान को नशा हो जाता है। ठीक है, अब जो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं जिसमें लगभग सभी में क्या किया जाता है, एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे क्या कर देता है, मस्तिष्क यानी हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, हमारा दिमाग है, उसके कार्य को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, जिससे हमारी बॉडी पर ही हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। और ये हमारे ज्यादा मात्रा में इसका यूज करना, मतलब ज्यादा क्या, आप जैसे देखो बहुत कम मात्रा में इसका यूज किया जाता है तब सही है, दवाई के रूप में इस तरह से सही है, लेकिन इसका लगातार यूज करने से, ज्यादा समय तक यूज करने से, ज्यादा मात्रा में यूज करने से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होता है। और वही बात करें अगर एथेनॉल, प्योर एथेनॉल का हम इस्तेमाल कर ले, प्योर अल्कोहल, जो जैसे वाइन वगैरह बनाने में तो इसमें दूसरे पदार्थ यूज किया जाता है, पानी यूज किया जाता है, लेकिन प्योर इसको ले ले तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, यहां तक कि इंसान भी मृत्यु तक हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, एथेनॉल के ही रासायनिक गुणधर्म बात करते हैं। तो पहला है सोडियम के साथ अभिक्रिया। अगर एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो देखिएगा क्या बनता है। हमें पता है एथेनॉल जो है सोडियम से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। एथेनॉल का सूत्र तो आपको अच्छे से याद होगा, क्या होता है, CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं, अगर सोडियम से करवा देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, देखिएगा इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराने पर क्या बनता है। एक तो बनेगा, देखिएगा
यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसको अलग से लिख दो। बाकी जो बना हुआ पदार्थ है ये यहाँ से H2 यहाँ से निकल गई। यहाँ पे थोड़ा सा अभिक्रिया को याद रखने का ये तरीका है, यहाँ से ये H2 दो मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ से इस गैस को निकाल देंगे और हमारा जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, दिखेगा CH3 CH2 और ONA। ये जो है हमारा एक पदार्थ बन जाएगा जिसको हम कहते हैं सोडियम एथोक्साइड। क्या कह देते हैं? सोडियम एथोक्साइड जो है वो बनता है। इसका नाम क्या है? सोडियम एथोक्साइड। नाम लिख सकते हैं आप और अच्छी तरह याद रखने की कोशिश करें। सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम एथोक्साइड। तो देखिएगा हमें बस इतना सा याद रखना है कि अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और सोडियम एथोक्साइड बनाता है। देखिएगा ये हमारा एथेनॉल है, अल्कोहल कह दो या एथेनॉल कह दो, एथेनॉल कहेंगे या अल्कोहल, दोनों का सेम ही नाम है, हमने देखा। इसकी अभिक्रिया अगर सोडियम से कराते हैं तो सोडियम एथोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद में देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। किस तरह से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं एथेनॉल से? तो एथेनॉल को 443 केल्विन के ताप पर जब इसको शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और एक असंतृप्त यौगिक बन जाता है। किस तरह से समझिएगा, यहाँ पे ये हमारा एथेनॉल है CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है? एथेनॉल। अब इसको हमें क्या करना है, ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, और इसको कितने पर? 443 केल्विन ताप पर इसको गर्म करना है। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा और एक ऐसा यौगिक बन जाएगा जो क्या होता है? असंतृप्त होता है। और साथ में इसका निर्जलीकरण का मतलब होता है उसके अंदर से जल के अणु निकल जाना, जितने भी जल के अणु हैं वो निकल जाना। तो जल का निकल जाना है, यहाँ पे ये जल अलग निकल गया और ये क्या बन गया? ये हमारा एक असंतृप्त यौगिक है जिसका नाम क्या होगा? एथीन। आपने पढ़ा होगा इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है इसलिए एथ बोलेंगे और डबल बंद है इसलिए ये ईन लगेगा, तो नाम क्या बन जाएगा? एथीन। क्या नाम हो गया इसका? एथीन। तो ये एक असंतृप्त यौगिक है। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ठीक है, असंतृप्त अल्कोहल से किस तरह से असंतृप्त यौगिक बनाया जा सकता है? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखना है। देखिएगा, लिखेगा शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसकी उपस्थिति में 443 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? एथेनॉल से हम एक असंतृप्त यौगिक एथीन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? निर्जलीकारक का कार्य करता है। ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे? निर्जलीकारक। निर्जलीकारक का मतलब होता है उस पदार्थ में से जल के अणु है या जल को क्या कर देना? हटा देना। जल को वहां से हटा देना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यहाँ पर निर्जलीकारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? निर्जलीकारक का कार्य करता है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा कार्बनिक यौगिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरा कार्बनिक यौगिक जो है वो है एथेनोइक अम्ल, जिसको नाम ने आपने सुना होगा एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल या फिर इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और आपको इसका सूत्र जरूर पता होगा। इसका सूत्र क्या होता है? देखिएगा, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। ये हमारा होता है एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल इसको कह देते हैं। वही बात करते हैं पहले इसके भौतिक गुणों की, जनरली जो गुण है उसको बात करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। दूसरा क्या है? इसका एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलयन को, ऐसा विलयन जिसमें एसिटिक अम्ल मात्र 3 से 4% है, ठीक है, उस विलयन को हम सिरका कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरका। और सिरका आपको पता है अचार वगैरह में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक परिरक्षक का कार्य करता है, वो अचार को खराब होने से बचाता है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। तो मात्र 3 से 4% विलयन को एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम सिरका कहते हैं। अच्छे से याद रखना है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम क्या कह देते हैं? सिरका। मतलब आपको क्या करना है, अगर 1 लीटर आपको तैयार करना है सिरका, तो उसमें मात्र 3 से 4 ग्राम आपको या 3 से 4 मिलीलीटर ही क्या करना है, उसमें वो आपको एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जो है वो आपको डालना है।
उसके बाद बात करें शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। ये सर्दियों के दिनों में तो क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये क्या हो जाता है, अपने आप पिघली अवस्था में रहता है, क्योंकि इतने से टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है आसानी से। 290 केल्विन का मतलब हो गया यहाँ पे लगभग अपना बात करें 15-20 डिग्री से जो टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, ठीक है, 17-18 से जब ऊपर हो जाता है टेम्परेचर, मतलब 20 के आसपास रहता है, तभी ये क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत कम इसका गलनांक होता है। गलनांक मतलब जिस ताप पर वो क्या हो जाए, पिघल जाए, ठीक है, तो ये रखना है। इसका शुद्ध जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है। शीत के दिनों में ये जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ग्लेशियल मतलब क्या होता है, जो शीत के समय में यानी सर्दियों के मौसम में जम जाता है। ग्लेशियल का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर मतलब जहां पर बर्फ, मतलब जो बर्फीला जमा हुआ इलाका, इसके कारण इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। बस इतने से आपको याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। पहला, इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं, ठीक है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है और सर्दियों के दिनों में ये जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। वही बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। तो बहुत इजी से गुण है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी अपन साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो एस्टरिक अम्ल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा एस्टर का निर्माण कैसे होता है, एस्टर का निर्माण कैसे होता है, एस्टर के उपयोग लिखिए, या एस्टर कैसे बनता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा एस्टर होता क्या है। जब हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल हमारा होता है CH3CH2, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। इसकी अभिक्रिया जब हम एथेनॉल से करवा देते हैं, एथेनॉल क्या होता है आपको पता है, CH3CH2OH। अब जब इसकी अभिक्रिया एथेनॉल से करवा देते हैं किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, यहां एक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, अम्ल करता है। और आपको पता है अम्ल क्या है, यहां पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। और आपको पता है उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसी अभिक्रिया करेगी तो याद रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका क्या है, यहां से ये H और इसका OH मिलकर क्या बना देंगे, H और OH मिलकर H2O बना देंगे। बाकी एक साथ वापस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हमारा एस्टर का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। देखिएगा कैसे बनता है, यहाँ पर CH3C_O, ये यहाँ पहले वाला है। इसको आप पता है, आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, आपको ये भी ध्यान होगा, CH3C_OOH, ये तो तरीका है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये दूसरा पदार्थ है वो जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, CH2CH3। यहां पे आप कहेंगे सर CH3 तो इधर है, CH2 इधर है, ये जो जुड़ेगा वो इस साइड से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है ना। कार्बन ने एक बंद इधर बना लिया, एक बंद इधर बना लिया, अब रही भी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करनी है, तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इधर 3 जुड़ेंगे, और साथ में इसके क्या बनेगा आपको पता है, H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2। ये जो पदार्थ है इसका नाम है एस्टर, इसका नाम क्या है, एस्टर। आप इसको ऐसे लिखने की बजाय देखिएगा, यहां पर मैं इसको लिख के बताता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COO, आगे आ जाएगा CH2CH3, या C2H5 भी लिख सकते हो, यहां पे C2H5 भी लिख सकते हो, वो भी एक ही बात है। तो यहां पे आप COO, CH2 यहां पर और CH3 इस तरह से भी लिख सकते हो, यहां पर इसके अंदर बंद बना देते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये है एस्टर, इसको हम क्या कह देते हैं, एस्टर कह देते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब एथेनॉल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, एथेनॉल से, तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। बस ये ध्यान रखना है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराने पर क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कोई भी अम्ल है उत्प्रेरक का है। अब ये थोड़ा सा एस्टर के बारे में जान लेते हैं। एस्टर जो होता है ये गंध मृदु होती है, मतलब हमारे लिए हमें ऐसा अच्छा महसूस होने वाली, जिसको कहते हैं ना भीनी भीनी खुशबू, वो वाला जो ये है होता है, ठीक है। और तो इसका उपयोग किसमें किया जाएगा, देखो अच्छी खुशबू है तो इत्र बनाने में, कई पदार्थों के स्वाद बढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। किसका, एस्टर का। तो आपसे पूछे उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसकी जो गंध है
स्मेल जो है मृदु होती है और इसका उपयोग इत्र और स्वाद बनाने में किया जाता है। तो कौन सा है वो पदार्थ? एस्टर है। कौन सा है? एस्टर। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, अगर इस एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दे तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिएगा एस्टर मैंने लिखा CH3 COO C2H5, ये भी हमारा एस्टर ही है, ध्यान रखना। ये क्या है? एस्टर। ये देखो CH3 COO, दो बार O है हमने साथ में लिख दिया। इधर C2H5 लिखो या CH2 CH3 लिखो, एक ही बात है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसको आप C2H5 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखा है, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 COO C2H5। देखिएगा ये कैसे बना। यहां से तो CH3 COO समझ में आ गया, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हैं? NaOH से, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है? यहां पर देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एक तो बनता है CH3 CH2OH, एक तो बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता है क्या होता है? CH3COO, और साथ में क्या बनता है? CH3COO Na। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण बनता है और साथ में बनता है क्या? एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। तो देखो इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? ये अभिक्रिया है साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यही प्रोसेस यूज किया जाता है साबुन बनाने में। जो हमारे घरों में साबुन आती है उसमें यही अभिक्रिया किया जाता है। जब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है? अभिक्रिया करवाई जाती है। एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। ठीक है। और दूसरा क्या बनता है? दूसरा यहाँ पे एक एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? साबुनीकरण भी कह देते हैं। जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है उसको साबुनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट इसके गुण की बात करें तो अगला जो गुण है वो है क्षार के साथ अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करा दे। किसकी? अब एस्टर की बात नहीं कर रहे, एस्टर तो वहां पर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एथेनोइक अम्ल की। आपको पता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? क्षार से करवा रहे हैं, मतलब NaOH से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? NaOH से। तो अभिक्रिया कराने से क्या होगा? आपको पता है यहां पे ये OH और ये H मिलकर क्या बना देंगे? H2O बना देंगे, और बाकी पदार्थ है वो साथ में नाम लिख दो बस। बहुत ही सिंपल सा। ये क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं? ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो इसका पदार्थ क्या बनेगा? CH3COO, और यहां पे क्या बचा हुआ है? Na, और साथ में क्या बनेगा? H2O। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है सोडियम, इसका नाम जो है वो है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। या तो इसको सोडियम एसीटेट कह दो या सोडियम एथेनोएट भी कह देते हैं। सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट भी कह देते हैं इसको। सोडियम एथेनोएट भी है, ध्यान रखना। इसका नाम सोडियम एथेनोएट और या फिर सोडियम एसीटेट जो है लवण बनता है। ये क्या है? एक लवण है। ठीक है, ये क्या है? एक लवण है। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है? खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, क्योंकि एसिटिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। हालांकि ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। कौन सा है? दुर्बल अम्ल है। प्रबल और दुर्बल हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराओगे, हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, यहां पर एसिटिक अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार से कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। ये क्या है? एक लवण है। किसका? सोडियम का लवण है। ध्यान रखना, ये क्या है? हमारा एसिटिक अम्ल है। और हमें पता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, ये क्या है? क्षार से, तो लवण और जल बनेगा। इस लवण का नाम है सोडियम एसीटेट। अभिक्रिया को अच्छे से ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया को अच्छे से ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर इस एसिटिक अम्ल की किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या होगा? तो देखिएगा यहां पर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर एक तो लवण बनेगा। ठीक है, एक तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा और साथ में CO2 बनेगी। लवण, जल और CO2 बनती है। ठीक है, देखिएगा यहां पर मैं वापस से आपको समझाता हूं। यहां पे इस अभिक्रिया को CH3COOH, ये हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से, कोई भी धातु कार्बोनेट है, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? देखिएगा यहां पे जो बनेगा वो बनेगा CH3COOH
Na प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये इसका नाम फिर से वही सेम ही पदार्थ है, तो ये सोडियम एसीटेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। CH3COONA सोडियम एसीटेट कहलाता है। ये एक लवण है, सोडियम का लवण है। वहीं इसकी अभिक्रिया अगर हम CH3COOH इसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो, उससे करवा दें तो क्या होगा? पदार्थ तो सेम ही बनेगा। यहां बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस बनेगा जल और प्लस बनेगा CO2, प्लस क्या बनेगा? CO2। तो ये अभिक्रियाएं दोनों बनती है। ये हमारा एसिडिक अम्ल है, इसकी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो सोडियम का लवण बनता है जिसको सोडियम एसीटेट कहते हैं, एक बनेगा जल यानी H2 और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिएगा हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा है। आज के वीडियो में कुछ कार्बनिक, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जिसमें एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल देखें, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण, इस पे प्रश्न बन सकता है। ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर का बनता है इसके अंदर, जो इसके भौतिक गुण में से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, लेकिन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा प्रश्न नहीं बनता है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 2-3 गुण पूछ सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसके, और कई तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है सिर्फ इस तरीके से पूछा जाए, सीधा आपसे पूछा जा सकता है साबुनीकरण प्रक्रिया को समझाइए। साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो पीछे हमने देखा वो लिखा है। वहीं हम बात कर सकते हैं अगर सोडियम या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराने पर कौन सा उत्पाद बनता है, अभिक्रिया को समझाइए, तो हम ये लिखना है। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखना। ये जो अभिक्रियाएं हैं इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे और सारे टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।